वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और बड़े ही बुरे वक्त में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि इस वक्त चल रहा है मैच भारत और श्रीलंका का। 3 रन 4 विकेट। जिंदगी में कभी नहीं सुना यार। ऐसे ऐसे भी कोई मतलब मैच चल रहा होता है। लेकिन मैंने कहा चलो, अब ये तो फैसला हो ही गया कि मैच कहाँ जाएगा। ये इसमें तो कोई दो राय बची नहीं। तो मैंने कम से कम रिकॉर्डिंग कर ली जाए, ताकि मैं उसको 9 बजे के लिए डाल दूंगा। और 9 बजे तक ये मैच चलने वाला है, लगता नहीं है मुझे। तो कम से कम आप लोग इसको उस वक्त देख पाएंगे। और मैं इस वक्त का जरा सही इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि 4 विकेट गिरने के बाद में भला कितनी देर तक खींचेंगे। अब बीच में कुछ लोग आएंगे, टुक टुक पुक पुक करेंगे, क्योंकि 50 ओवर बिताने हैं। लेकिन ठीक है, करने दो। लेकिन मुझे जो जिस मुद्दे पे बात करनी है वो है बहुत जरूरी, और वो ये कि भाई साहब, 11 फरवरी की तारीख निकल कर आ रही है पाकिस्तान से, जनरल इलेक्शन की। हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे। एक बात, दूसरी बात क्या पता लग रही है, वो ये कि फैज हमीद के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। और सवाल ये है कि क्या फैज हमीद के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, फैजाबाद वाला एक जजमेंट जो थी काजी फाइजीसा की, जिसको लेकर उनके पीछे पड़ गई थी फौज, आपको याद हो, और केसेस वगैरह चले थे। लेकिन अब चूंकि वो जजमेंट आई हुई है, और जजमेंट तो कैंसिल हुई नहीं, तो अब उस जजमेंट को उठा रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहकर कि अगर जजमेंट ठीक है तो इसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ। और जिसने भी नहीं किया कि नहीं किया, उस पर तो बात हो ही, लेकिन करो इम्प्लीमेंट अब। तो और अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो फिर क्या होता है? फैज हमीद फंसते हैं, बाजवा साहब फंसते हैं। फैज हमीद फंसेंगे तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो उन्होंने बाजवा की टांग खींचनी है ना बीच में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मगर मैं आपसे इस पर डिटेल में बात करूंगा कि दरअसल कुछ होने वाला भी है या नहीं। खैर, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। मैं चाहूंगा कि मैं गलत साबित हो जाऊं। जो कुछ मुझे लगता है इस मामले में, मैं आपको वो आपसे जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि उसी में शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाए, या जो भी हो। पर जो तमाशा जबरदस्त लगा हुआ है। एक और तीसरी बात, आज है 2 तारीख, आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ की टीम आ रही है, और इनका पहला रिव्यू इस जो ये 3 बिलियन का जो लोन है, स्टैंड अलोन जो है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो किया गया है आईएमएफ के साथ में, उसके रिव्यू के लिए। तो जो पहली तिमाही है, यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो इनका डेटा है, उसके ऊपर बात की जाएगी। और उसके लिए आईएमएफ की टीम पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही पहुंची, मैंने आपको ये बात अगेन कुछ दिन पहले ही बताई थी, 3-4 दिन पहले, कि रुपया गिरना शुरू हो गया डॉलर के अगेंस्ट, यानी कि डॉलर मजबूत होना शुरू हो गया है। और आज 2 तारीख को जिस वक्त आईएमएफ की टीम यहाँ पहुंची है, उसी वक्त रुपए ने एक जोर का झटका खाया और धड़ाम से गिर पड़ा। 1 रुपए, लगभग 1.5 रुपए, 1 रुपए 38 पैसे के करीब नीचे गया आज ही आज में। तो आप जरा सोचिए, यानी कि 200 मतलब 282 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो 281 रुपए समथिंग, 282 रुपए के पहुंच गया। और 283 क्रॉस किया है उसने ओपन मार्केट में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन बन रहा है। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में आज जो बहस चल रही थी जनरल इलेक्शन को 90 दिन में कराने की। अब 90 दिन में जो कराने वाली बात है, वो उसका तो क्या कहा जाए। 90 दिन तो गुजरने को है। वो बनते होंगे नौ नौ 9 नवंबर के आसपास का। वो तो अब हो नहीं सकता कुछ, उसका तो जनरल इलेक्शन का कोई सवाल ही नहीं पता होता। तो अब और दूसरी तरफ ईसीपी, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके लॉयर से जवाब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों भाई, आपको इलेक्शन की तारीख के लिए आपने क्या प्रेसिडेंट से बात की? कोई आपने प्रेसिडेंट से बात की है क्या? तो उन्होंने कहा कि जी हमको तो कोई जरूरत ही नहीं प्रेसिडेंट से बात करने की, हमने जब करवाने हैं, जो भी डेट देनी है वो हमने इंटरनली डिसाइड करनी है, और वो हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, और आपका क्या इरादा है, कब तक करोगे? तो उन्होंने बताया कि जी 30 नवंबर की डेट है डिलिमिटेशन की, डिलिमिटेशन खत्म करके हम लोग मिडल ऑफ फरवरी तक, 20 फरवरी तक स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे। 11 फरवरी को हम इलेक्शन करा देंगे। 11 फरवरी की तय। तब उन्होंने पूछा कि आपने प्रेसिडेंट से बात की? उन्होंने कहा जी हमको कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि जाओ, प्रेसिडेंट भी पाकिस्तानी है, तुम भी पाकिस्तानी हो, हम सब पाकिस्तानी हैं, जाओ प्रेसिडेंट से पूछो। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट से आपको कंसल्ट करना है। कैसे नहीं करोगे? जाओ करो। अब ये एक लीगल सवाल खड़ा हो जाता है। यहाँ पे लीगल सवाल ये खड़ा हो जाता है कि भाई अल्टीमेटली जो पीछे कॉन्स्टिट्यूशन जो में जो अमेंडमेंट वगैरह जो हुए थे, अ, उनका क्या? तो वो बोले हमको, अगर आप इंटरप्रिटेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हमको कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो फिलहाल ये केस नहीं है, आप उसके अलग से डालिए। लेकिन फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसको पार्टिसिपेट करना है इसमें। और प्रेसिडेंट ने अब तक तारीख दिया क्यों नहीं?
तो तो प्रेसिडेंट एक्चुअली दिया था, अगर आपको याद हो, अगस्त में हुआ था इनका जो डिसोल्यूशन हुआ था असेंबली का, और सितंबर में कभी उन्होंने लिखा था लेटर। तो उन्होंने कहा कि भाई 1 महीने तक प्रेसिडेंट क्या सो रहा था, प्रेसिडेंट को इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर की पकड़ानी थी, पकड़ा देते हो, क्यों नहीं पकड़ाई उन्होंने? तो और बोले कि क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या प्रेसिडेंट के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, प्रेसिडेंट के खिलाफ पिटीशन कोई रिट डाल दी जाए, या क्या क्या करना चाहिए उनको खिलाफ, आर्टिकल 6 के अंदर मुकदमा चला दिया जाए उनके ऊपर ट्रीजन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तोड़ा है। तो जाहिर है किसी ने क्या हाँ करनी थी, सबने हाँ हूँ करके, और फाइनली तय ये हुआ कि 11 फरवरी को इलेक्शन किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर ये दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आज ही आप जाए प्रेसिडेंट के पास और हमको कल इन्फॉर्म करें सारी बात मामले पे। तो आज जो है वो पहुंच रहे हैं, हो तब तक मुलाकात हो भी गई है प्रेसिडेंट से। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनको ये कहा गया कि आप इस सब में भागीदार बनिए और आप फैसिलिटेट करिए, प्रेसिडेंट के दरवाजे पर जाइए, वो न बुलाएं तो भी जाइए और दरवाजा खड़खड़ाइए उनका कि लो जी हम आ गए, और जाकर उनसे कंसल्ट करिए, डेट का जो भी फाइनल करना है कर कर आके, और एक लास्ट डेट कल इसको जो है हम यहाँ से डेट सुप्रीम कोर्ट से अनाउंस कर देंगे। मगर माना जा रहा है कि 11 फरवरी जो कि ईसीपी ने दी है, ये आप मानकर चलिए कि अब 11 फरवरी में इलेक्शन तय है। ये तो हुई वो बात जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो पीएमएलएन है, आपको लगता है इलेक्शन जीत सकती है? मतलब ही नहीं होता। अपने बल पर इलेक्शन जीत जाए, मेजोरिटी ले आए, मतलब ही नहीं होता। कम से कम अभी वो हालात नहीं है। हम्म? तमाम इंटरनल सर्वे हो चुके हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, पीएमएलएन का कोई अभी तक पॉलिटिकल नैरेटिव बनकर सामने आया ही नहीं। जो नवाज शरीफ हैं वो चाहते हैं कि जुडिशरी में भी इंसाफ हो, जुडिशरी ने भी जो बदमाशियां की हैं वहां पर भी यू नो सबका हिसाब किताब हो। मगर पीएमएलएन की जो बाकी पार्टी है वो ये कह रही है कि नहीं नहीं, हमको तो भैया आराम से बस पावर में आना है, और हमको डेवलपमेंट का एजेंडा बेचना है कि हमने कौन सी सड़क बनाई, हमने कौन सा पुल बनाया, हमने देखो इतनी तरक्की कर दी, हमने इकोनॉमी की बात की। जो उनका पिछला जो 2014 से 18 का जो उनका था रूल, उसमें से एग्जाम्पल निकाल कर ये चाहते हैं कि हम उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस, सो कॉल्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम वोट मांगे लोगों से। अब मित्रों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी का लीडर कुछ चाहता है और पार्टी कुछ और चाहती है। ये सीन चल रहा है। यानी कि पार्टी नवाज शरीफ का बोझ नहीं उठा पा रही, नवाज शरीफ पार्टी का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में कौन किसको जिताएगा, ये अलग मुद्दा है। तो दोस्तों, ये चल रहा है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि कोलिजन सरकार बने या बाय द टाइम इलेक्शन हो और तब तक कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ हो जाए, मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, इमरान खान कोई जुगाड़ नहीं है वापसी का, छूटने का भी कोई जुगाड़ नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं है। जो आज की तारीख तक हालत है उसमें बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट घास नहीं डाल रही है। हम्म? ये भी तय हो गया। एक एक करके पीटीआई के जो लोग हैं वो टूट रहे हैं। कोई जहांगीर तरीन की पार्टी में जाके बैठ गया है, कोई कहीं, सब अपना अपना अड्डा ढूंढ रहे हैं, मगर कोई भी अब इमरान के साथ में नहीं। शेख रशीद अपनी कहानी अलग लेकर अलग हो गए। आने वाले दिनों में ऐसे कई इंटरव्यू आने हैं जो इमरान खान की जो साख है उसका बेड़ा गर्क करेंगे। तो ये सब चल रहा है। इस सब के बीच में आखिर कौन किसको मनाएगा, कौन किसको चलाएगा, कौन किसको जिताएगा? जब तक कि आरटीएस यानी रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, जैसे 2017 में बैठाया गया था, दोबारा नहीं बैठाया जाए, नवाज शरीफ की पार्टी अपने दम पर पावर में नहीं आ सकती। आज की हालत यह है। एक बात। दूसरी तरफ अ, अभी एक पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने प्रोडिक्शन की है, और उसमें उन्होंने प्रोडिक्शन की है कि पीएमएलएन लगभग 72 से 80 सीटें तक ले आएगी। साथ ही वो प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि लगभग 60 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ले आएगी। मित्रों, बड़ी सीधी सी बात यह है कि ये प्रोडिक्शंस का बेस क्या है ये कोई नहीं जानता। ये खाली मुझे उम्मीद पर ज्यादा बना हुआ लग रहा है।
और अगर इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होना है, यू नो, पीपीपी में और पीएमएलएन में, मैं 100 बातों की सीधी एक बात आपसे करूं, मुद्दे की। वो कहते हैं ना कि एक कप में और लिप में बहुत दूरी होती है, और जब तक वो कप लिप तक आता है, होठों तक आता है, तब तक न जाने क्या कुछ हो जाता है। किसने देखी 11 फरवरी? अफगानिस्तान वाला मुद्दा चल रहा है, डिपोर्टेशन चल रहा है, प्रेशर बन रहा है। आईएमएफ का दिसंबर में फैसला आना है, बोर्ड मीटिंग इनकी आईएमएफ की दिसंबर में है। न जाने आईएमएफ क्या फैसला देगा। हम्म। और दूसरी तरफ अब से लेकर और जनवरी तक कौन से ब्लास्ट हो रहे होंगे, कौन से हमले हो रहे होंगे, कोई नहीं जानता। अफगानिस्तान लिटरली धमकियां इशू कर रहा है पाकिस्तान को। हम्म। तो मित्रों, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कौन जानता है, हालांकि एक 11 फरवरी की तारीख में एक खूबसूरती है। ईसीपी ने कहा है कि हम चाहते थे कि भाई हम संडे के दिन इलेक्शन कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और इसके अलावा 11 फरवरी में एक खासियत ये भी है कि माना ये जा रहा है कि तब तक मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तान में जो बर्फ गिरने का जो टाइम है वो निकल चुका होता है। तो उस वो अगेन फैसिलिटेट इस बात को करेगा कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। लेकिन सवाल ये है कि जो इदारे इलेक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, क्या वो इलेक्शन चाहते हैं? जो पाकिस्तान चलाते हैं, क्या वो इलेक्शन चाहते हैं? लेट्स पुट इट दिस वे, कहने का सही तरीका ये होगा कि जो लोग पाकिस्तान के मालिक हैं, क्या वो वाकई में इलेक्शन चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। मुझे सीरियसली लगता है कि दरअसल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। कारण नवाज शरीफ को ऐसी कोई दवाई नहीं है। अभी ये सबको नजर आ जाना चाहिए, जब से नवाज शरीफ वापस आए हैं, वो इस सारे जुगाड़बाजी की तो बात कर रहे हैं कि यहाँ भी जस्टिस होना चाहिए, जुडिशरी में भी जस्टिस होना चाहिए, तो फौज में भी जस्टिस होना चाहिए, तो फैज हमीद का भी कुछ होना चाहिए। लेकिन जो असली मुसीबत है पाकिस्तान की, जो कि इकोनॉमी है, उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा है। और बिना उसके आप ये देखिए, कोई सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान का। ये हालत है। तो आगे चलते हैं। ये तो हुई इलेक्शन की बात, 11 फरवरी। जरा देखते हैं कि इसमें क्या निकल कर आता है। दूसरी तरफ बात आती है कि फैज हमीद, फैज हमीद का जो फैजाबाद वाला जो धरना केस था, आपको याद होगा, वो टीएलपी ने किया था धरना। वो कादरी साहब आए थे, कनाडा से इंपोर्ट किए गए थे, और उन्होंने आके, वो आपको याद होगा ना, वो उनके सपोर्टर आया करते थे, तो कादरी साहब नारा लगाते थे कि इनकलाब आ गया, तो पता लगा वो सारे आ गए, इनकलाब के नाम पे सारे इकट्ठे हो गए आके। और फिर वो दुनिया भर के नाटक चलते थे। और उसके बाद में फिर वो, जब उनको कुछ एग्रीमेंट हो जाता था, तो इनकलाब चला गया, तो पता लगा सब चले गए अपने अपने घर, और वो भी अपनी फ्लाइट पकड़ी चले गए। ये तक पूछ रही है फैजाबाद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट कि आखिर कादरी को कौन लेकर आया था, कादरी का टिकट के पैसे किसने दिए थे, और अगर कादरी अनवांटेड था, तो किसी ने क्या पाकिस्तान की सरकार में कनाडा को ये लिख के पूछा कि इस आदमी का स्टेटस वहाँ क्या है, और ये कैसे यहाँ आकर पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है जबकि वहाँ का सिटीजन है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो उठ रहे हैं। और असली जो सवाल पूछा है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि फैजाबाद के धरने का जिम्मेदार कौन था, किसने करवाया धरना। अब ये सवाल जितना सीधा है, उतना ही मजाकिया भी लगता है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है कि इस सब के पीछे बाजवा और फैज थे, मगर सुप्रीम कोर्ट न जाने किससे पूछ रही है और क्या पूछ रही है और क्या सुनना चाहती है जब वो सवाल पूछती है। खैर, तो अल्टीमेटली घूम फिर के इस सारे में बुलाया गया पैमरा, तत्कालीन पैमरा, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो बॉडी है, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन की जो बॉडी है, इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है पैमरा, उसके उस वक्त के जो हेड थे अफसार आलम साहब, उनको बुलाया गया था। अफसार आलम साहब ने सीधे सीधे कहा कि भाई चैनल 92, ये ठीक, चैनल 92 वही है जिसमें फवाद चौधरी काम किया करते थे, एंकर थे वहाँ पे। तो 92 चैनल जो है वो इस धरने को खाना पहुंचा रहा था, प्रमोट कर रहा था, लाइव टेलीकास्ट दे रहा था, सब कुछ कर रहा था। इन सबके रेगुलेशंस के तोड़ने के चक्कर में पेमरा ने, यानी कि अफसार आलम ने, 92 चैनल को बंद किया था। और कोर्ट में आकर कल अफसार आलम ने यह कहा कि मुझे उसको खोलने के ऑर्डर फैज हमीद ने दिए थे। फैज हमीद उसमें जीडीसी थे।
अब आप जरा सोचिए, फैज हमीद का सीधा नाम लिया गया, तो काजी फैज ईशान से पूछा कि भाई अगर इस पर कोई कमीशन बना दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट कह रही है कमीशन की बात, मतलब कमीशन बनाने की बात आ रही है वहां से, तो उन्होंने कहा भाई अगर ये कमीशन बनाती है गवर्नमेंट, तो क्या, चूंकि फैज हमीद तो मौजूद नहीं है जब आप नाम ले रहे हैं उनका, क्या आप वहां जाकर ये स्टेटमेंट देंगे ऑन ओथ? तो अफसार आलम ने कलमा पढ़ते हुए कहा कि जी हाँ, मैं वहां भी जाकर यही स्टेटमेंट दूंगा, यही कहूंगा जो आज कह रहा हूँ कोर्ट के सामने। यानी कि सब ने ये माना कि अगर ये बात आगे से इसी तरह से बढ़ती है तो फैज हमीद पे बात आएगी, और फैज हमीद साहब लटके। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि फैज हमीद जाएंगे तो अकेले तो नहीं जाएंगे, फिर बात बाजवा साहब पे जाएगी, और बाजवा साहब ही क्यों, फिर वो उससे पीछे से आगे तक ट्रिपल वन ब्रिगेड के तक तो बात गई नहीं थी, वो तो उससे पहले की बात, मुशर्रफ के टाइम पे थे ट्रिपल वन ब्रिगेड वगैरह। लेकिन आप देखिए कि नीचे जो और लोग थे बाजवा साहब के सपोर्ट में, उनका क्या, क्योंकि आप, मुश्किल क्या है, पाकिस्तानी सरकार जब भी जुडिशरी के जरिए या अदरवाइज एक आदमी को टारगेट करती है, जैसे मुशर्रफ को टारगेट कर रही थी, तो संभाल नहीं पाती है, क्योंकि मुशर्रफ को भी जब पकड़ा, मुकदमा चलाया गया था, तो बाकी लोगों का क्या जो मुशर्रफ को सपोर्ट कर रहे थे, आपने उनको तो छोड़ दिया था। नतीजा क्या हुआ कि जो अकेला मुशर्रफ था उसको आप कुछ नहीं कर पाए और वो निकल गया हाथ से। ठीक वैसा कुछ यहाँ भी हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या पूरे के पूरे लोगों की लिस्ट किया जाएगा और सब पर एक साथ मुकदमा चलाया जाएगा अलॉन्ग विद फैज हमीद एंड बाजवा? मित्रों, मेरा बड़ा सीधा सा मानना है, आपको याद होगा आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ बने थे, उसके कुछ ही दिनों बाद कोई परेड हुई थी वहां पे, और आपको याद होगा उस परेड में बाजवा को आसिम मुनीर ने अपने बगल में बिठाया था। बड़ा क्लियर मैसेज था दोस्त, कि फौज का जनरल फौज का ही जनरल है, फौज के बंदे को आप हाथ नहीं लगाने देंगे वो सिविलियंस को। एक और एग्जांपल देता हूँ, इनके साबिर मिट्ठू साहब समधी हैं बाजवा के। हम्म? और साबिर मिट्ठू साहब के पीछे FIA का केस बना। हम्म? केस बना, और हुआ कि बस इन्वेस्टिगेशन होने जा रहा है, और ये इनकम बियॉन्ड मीज और ये और वो, यारो FIA ने वो केस कब बंद किया चुपके से, कितना पॉलिटिकली, और बिल्कुल ऐसे गायब हो गए, चुप हो गए कि कोई कोई जानता ही नहीं। क्यों? वही फौज, फौज का जनरल है बाजवा, उनका समधी है ये साबिर मिट्टू, कौन हाथ डालेगा? FIA चुप हो गई, केस बंद, खत्म, बोले तो कुछ मिला ही नहीं, इसलिए हमने बंद कर दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्या फैज हमीद, क्या बाजवा, कुछ नहीं होगा। जुडिशरी पर बातें आएंगी कि तारीखें लगती रहेंगी, टाइम लेते लिया जाता रहेगा, 13 महीने का टेन्योर है, 1 डेढ़ महीना ऑलरेडी बाजवा इनको हो गया है, काजी साहब को, है ना, 12 महीने और, तब तक न जाने क्या कुछ होना है। 12 महीने बाद अगला चीफ जस्टिस आएगा, वो कोई और होगा, कोई नई चीजें आएंगी, कहानी खत्म। इस बीच में पाकिस्तान में लैंड हो चुकी है IMF की टीम, और आज पहला दिन है रिव्यू का, और रुपया गिर गया है। तो मित्रों, मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये कि ठीक मेरी उम्मीद के मुताबिक, जैसे मैंने उससे कहा था कि एक बुलबुला है रुपए के नाम पर जो चल रहा है, और अपना ही डाउनवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड जो है, आज लगातार 8वां दिन है, पैसों में गिर रहा था इससे पहले, पिछले 7 दिन से टुक 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 करके थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था, आज वो धड़ाम से गिर पड़ा है, और ये US डॉलर के अगेंस्ट उसकी जो ट्रेजेक्टरी है, अब वो अनसर्टन नजर आ रही है सबको। लेट अस सी कि बाय द टाइम रिव्यू आता है क्या कहा जाता है। तो आज ₹1.18 एक ही दिन में धड़ाम से गिरा। हम्म और नतीजा क्या है? ये साहब कहा जा रहा है कि इससे कहना है कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स दोनों का जो भरोसा है वो एक साथ लुढ़क गया है। कुछ करेंसी के एक्सपर्ट जो है वो ये भी कह रहे हैं कि बैंक्स ने बेसिकली जो है वो रिवर्सिंग की है एक्सचेंज रेट को देखते हुए पैसे बनाने के लिए, पर वो उस बात को बड़ा वैलिड माना नहीं जा रहा है, वो कहने कि ये बड़ा गलत किस्म का एलिगेशन है। और फिर उसके बाद में कहा जा रहा है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का किस्सा है। डिमांड एंड सप्लाई का किस्सा कैसे है कि पिछले महीने अक्टूबर में, ये जो अक्टूबर का महीना गुजरा है हमारा, ये चल रहा है, खत्म हो गया अब तो, बल्कि तो आप ये देखिए अक्टूबर के महीने में एक्सपोर्ट्स जो है वो डाउनवर्ड गई हैं। जो एक्सपोर्ट डाउनवर्ड गई हैं तो जाहिर है कि आने वाली जो फॉरेन करेंसी है वो कम आई है। इससे पहले
जब से ये मामला सारा का सारा खुला है, रुपए ने मजबूत होना शुरू किया था, तो माना ही जा रहा था कि जो और जो कड़ाई की गई थी, तो उसमें एक्सपोर्टर्स के पास जो जो डॉलर पड़े थे वो बाहर आ गए थे। एक्सपोर्टर्स ने अपने डॉलर जब बैंक को दे दिए, तो जाहिर है बैंक के पास डॉलर आ गए, तो जब सप्लाई आ गई तो रेट डाउन हो गया। मगर वो अब जो डेट सर्विसिंग में जा रहा है डॉलर, उसमें खर्च हो रहे हैं, प्लस बैंक और खरीद रहा है इस समय बाजार से डॉलर्स को, तो वो खरीद बढ़ रही है क्योंकि उनको डेट सर्विसिंग के लिए कंटिन्यूसली डॉलर चाहिए। ये सिलसिला खड़ा हो रहा था। नतीजा क्या है? डिमांड तो हो गई कम, लेकिन एक्सपोर्टर्स के डॉलर चूंकि पहले ही बाहर आ चुके हैं, तो अब और डॉलर नहीं है, डॉलर हो गया कम, डॉलर कम, डिमांड ज्यादा, डिमांड सप्लाई का रूल आ गया बीच में, तो इसलिए अब वो प्राइस बढ़ना ही था। तो मैं आपको इसलिए कह रहा था कि आप देखते जाइए, क्योंकि जो और दूसरे फैक्टर्स थे पैसे से, डॉलर के रेट से जुड़े हुए, वो उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। मैंने आपको तब भी कहा था, ना तो उनका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, ना इसके दाम बढ़ने से, रुपए का जो स्ट्रेंथ लेने से कोई इन्फ्लेशन के उसमें फर्क पड़ रहा था। तो नजर आ रहा था कि ये सब कुछ आर्टिफिशियली मैनेज हो रहा है, इस चीजें, और बहुत जल्दी ये बबल जो है फूटेगा, आ गया सामने। तो ये देखिए, आई आई एम श्योर हमारे दोस्त जो है हेल्फायर, वो इस पर कमेंट्री करेंगे, वो पढ़ते रहते हैं लगातार इसके बारे में और उनका बड़ा इंटरेस्ट भी है। आई एम श्योर हेल्फायर विल कमेंट एंड ऑन दैट, और हम लोग अपनी बाकी की जो बातचीत इस पर है वो जारी रखेंगे अपनी कमेंट्स सेक्शन में। तो ज़रूर अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और हेल्फायर तो करेंगे ही, आई एम वेरी श्योर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बीच में ये कहा है कि जो क्लोजिंग प्राइस है डॉलर का, वो आज गया है 282 रुपीज़ 5 पैसा, सॉरी 65 पैसा, हाँ 65 पैसा, 282 65 पैसा, जो कि 281 से बढ़कर हुआ है ना, 281.47 से। ये कल का रेट है 281.47 पैसा। और ये डिप्रिसिएशन है लगभग 0.42% का, लगभग आधा परसेंट का एक दिन में। तो आगे देखें, सोर्सेस जो है बैंकिंग बैंकिंग मार्केट में आगे कह रहे हैं कि जो बैंक्स हैं वो हायर रेट ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वही ना, हायर रेट तो बैंक ऑफर करेंगे ही, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के डॉलर आने बंद हो गए, आपको लेना है ओपन बाजार मार्केट से, तो वही डिमांड सप्लाई का रूल आ रहा है आगे सामने। तो ये किस्सा चल निकला है। जो ग्रोथ है डॉलर डॉलर की बाजार में, एक्सपोर्टर्स वाली की तरफ से आने वाली, या जो होल्डर्स की थी, वो सब हो गई खत्म अब। तो अब बाजार अपना ट्रेंड लेगा वही नॉर्मल, कि कितनी डिमांड है और कितना तुम्हारे पास है बाजार में बचा हुआ, और जैसे ही डिमांड आपकी बढ़ेगी, डॉलर का रेट बढ़ेगा, और ठीक वही हो रहा है। तो मित्रों, ये रहा सिलसिला। देखना ये होगा कि आने वाला जो कल है शुक्रवार, तो शुक्रवार को आपको खबरें आनी शुरू होंगी जुम्मे के रोज, है ना, कि भाई कि अब आईएमएफ क्या कह रहा है। तो रिपोर्ट्स अब आने वाले दिनों में जो आएंगी, वो इकोनॉमी को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम लोग अब उस पर भी निगाह रखेंगे, और हम लोग कंटिन्यूअसली उस पर बात करेंगे। तो ये रहा आज का छोटा सा अपडेट। और मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये आप लोग देखेंगे और इसको अपने कमेंट करेंगे, और हम लोग अपनी बातचीत वहाँ से आगे जारी रखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग अपनी बातचीत को, अपने ग्रुप को बढ़ाएं और बात करें। शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत। शुभ रात्रि।